हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द रीडिंग मैनिया चैप्टर 7 हिस्ट्री 10th क्लास प्रिंट कल्चर द मॉडर्न वर्ल्ड। थ्रू द 17th and 18th century लिटरेसी रेट वेंट अप मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर अब लिटरेसी यानी एबल टू राइट एंड रीड लिटरेसी रेट अब इंक्रीज होने लगा था। पहले से पढ़ना और लिखने में लोग सक्षम होने लगे थे। लिटरेसी रेट क्या हो रहा था, 17 और 18 सेंचुरी में इंक्रीज हो रहा था यूरोप में। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशंस मीन्स होता है जैसे कि किसी भी धर्म के जो समूह होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं, वो डिनोमिनेशंस कहलाते हैं। तो एक तो होता है बड़ा समूह, किसी हम पर्टिकुलर धर्म की बात करें और उसके अंदर अगर थोड़े से कोई छोटे छोटे उपसमूह की बात करें तो वो होता है डिनोमिनेशंस। अब जो चर्चेस थे, डिफरेंट डिनोमिनेशंस के अलग अलग सब ग्रुप्स थे रिलीजन्स के, सेटअप स्कूल इन विलेज कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट एंड आर्टिजन, यानी उनको साक्षर करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिटरेसी करने के लिए किसानों को और कारीगर को अब गाँव में स्कूल खुलने लगे थे। अलग अलग चर्चेज ने अपने अपने डिनोमिनेशंस करना, उन्होंने सेटअप करना शुरू कर दिया। By the end of 18th century, in some part of Europe, literacy rate were as high as 1680%, पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई लिटरेसी रेट, यानी एबल टू रीड एंड राइट। जब हम किसी काम को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, वो लिटरेसी होता है। 60 से 80 पे पहुंच गया लिटरेसी। एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, पहले से ज़्यादा स्प्रेड होने लगा यूरोप कंट्रीज में, स्कूल इंक्रीज होने लगा, लिटरेसी रेट बढ़ने लगा। देर वॉज अ virtual रीडिंग मीनिया, और यहाँ पे था virtual रीडिंग मीनिया। virtual रीडिंग मीनिया क्या होता है? virtual रीडिंग मीनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंटिंग प्रेस जो क्रिएट करता है रीडिंग पब्लिक को, यानी कि जब प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक पीपल्स इंक्रीज होते हैं रीडिंग करने के लिए, पब्लिक इंक्रीज होती है, वो वर्चुअल रीडिंग मैनिया होता है। और ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि अब लिटरेसी बढ़ने लगी। लिटरेसी बढ़ने लगी यानी जो लिटरेसी बढ़ने लगी तो पढ़ने की लिखने की क्षमता बढ़ने लगी, तो उसकी वजह से रीडिंग बढ़ने लगी, और रीडिंग की वजह से प्रिंट बुक होने लगी, और ये सस्ती और ब्यूटीफुल डिजाइन बुक थी जो अब बनने लगी थी। तो वर्चुअल रीडिंग मैनिया यानी एक ऐसे हम मान सकते हैं लगभग करीब करीब ऐसा उत्साह बनना रीडिंग के लिए, मतलब रीडिंग के लिए उत्साह पैदा होना। तो पीपल वांटेड बुक्स टू रीड, अब वो पढ़ना चाहते थे बुक्स को। प्रिंटर प्रोड्यूस, जो प्रिंटर्स थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे बुक्स इन एवर इंक्रीज नंबर, पहले से भी ज़्यादा नंबर में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करा है कि लिटरेसी रेट, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो कि 17-18 सेंचुरी में जुनून पढ़ने का, मैनिया यानी द रीडिंग मैनिया, पढ़ने का जुनून जो था वो बढ़ गया था। मैंने यानी उत्साह, यानी हमारा जो क्रेजीनेस होता है, जुनून होता है, वो रीडिंग जो पहले से इंक्रीज हो गई थी। क्यों हो गई थी? तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है लिटरेसी रेट, क्योंकि जो हमारी पढ़ने की लिखने की क्षमता थी वो इंक्रीज हो गई थी फर्स्ट पैराग्राफ में। और अब स्कूल इंक्रीज होने लगे थे, और जिसकी वजह से पीसेंट्स आर्टिजन्स भी पढ़ने लगे थे, और पहले से ज़्यादा रीडिंग मैनिया इंक्रीज होने लगा। सेकेंड पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे पॉपुलर लिटरेचर्स जो थे, साहित्य जो थे, वो मार्केट में प्रिंट होके आने लगे, अपीयर्ड होने लगे। टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, अब न्यू ऑडियंस को टारगेट बनाया गया कि अब किस तरीके से ऑडियंस को बढ़ाया जाए, श्रोता कैसे बढ़ाए जाए। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पैडलर, अब वो एम्प्लॉय जॉब पे पैडलर्स को रखने लगे। हु रूम अराउंड विलेज, जो गांव के चारों तरफ घूमते थे और बुक्स को सेल करते थे, कैरी लिटिल बुक्स फॉर सेल के लिए बुक अपने पास रखते थे। एलेमार्क एक ऐसा पंचांग है जो कि ये शो करता है कि हमारे इनकमिंग ऑफ एस्ट्रोनेट डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ मूवमेंट ऑफ सन और मून की क्या रहेगी, चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, और टाइड्स और एस्लिप्सिस, ये सब जो इंफॉर्मेशन है एवरीडे लाइफ की, तो एलमार्क यानी पंचांग में होती थी। तो अब ये भी, और रिचुअल्स कैलेंडर्स भी बनने लगे, एंड बैलेट्स फॉक टेल्स के साथ आने लगे। तो ये सारी चीजें कैरी करके जाते थे पैडलर। पैडलर कौन होता है? पैडलर होता था जो गली गली जाके सेल करता था बुक सेलर इनको जॉब पे रखते थे। अब यहाँ पे है रीडिंग मैटर सिर्फ यही नहीं था, अब लार्जली एंटरटेनमेंट मैटर भी प्रिंट होने लगा। रीच ऑर्डनरी रीडर्स वेल, अब जो
पहुंच थी रीडर्स की, वो अच्छी तरीके से बन चुकी थी कि वो भी बुक ले सकते थे। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय, पेनी चैप बुक जो होते थे वो कैरी करते थे बाय पैटी पैडलर द्वारा पेनी चैप बुक को कैरी किया जाता था। पैटी पैडलर होते थे जो गली गली घूमते थे, और पेनी चैप बुक एक पॉकेट बुक होती थी जिसको हम छोटी सी पॉकेट में भी रख सकते हैं। पेनी चैप बुक यानी चैप बुक एक ऐसी पॉकेट बुक होती थी साइज में छोटी, और ट्रैवलर जो पैडलर होते थे वो चैपमैन कहते थे, वो इनको सेल करते थे, और ये उस टाइम पे 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो हम ये कह सकते हैं कि चैप बुक, पेनी चैप बुक एक पॉकेट बुक है, और पैडलर उसको लेके जाता था जिसे चैपमैन भी कहा जाता है, और वो एक पेनी में सेल करता था यानी इतने पैसे में। इवन पुअर भी उसको अफोर्ड कर सकते थे। फ्रांस में इसी तरीके से बिब्लियोथेक ब्लू नाम की लो प्राइस वाली बुक्स हुआ करती थी, प्रिंट हुआ करती थी, जो पुअर क्वालिटी उसका पेपर होता था। अगर आपसे कोई पूछेगा बिब्लियोथेक ब्लू क्या है, तो आप बोलोगे स्मॉल बुक प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर, यानी जो लो प्राइस की हुआ करती थी और पुअर क्वालिटी पेपर हुआ करता था, एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर, यानी उसको कवर करने के लिए ब्लू कलर का कवर होता था, ऊपर से कवर से उसको बाउंड ब्लू से किया जाता था, इसीलिए उसे बिब्लियोथेक ब्लू कहते हैं। चैप बुक किसे कहते हैं, बिब्लियोथेक ब्लू किसे कहते हैं, एलामार्क किसे कहते हैं, ये आप कंफ्यूजन क्लियर है आपके डिनोमिनेशंस, ये आप की पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। देन देयर वर रोमांसेस, अब रोमांटिक भी और प्रिंट होने लगी थी, 6 मिनिमम 4 to 6 पेजेस की, और सब्सटेंशियल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट की हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्रीज है उसको लेकर अधिक मात्रा में प्रिंट होने लगी, जैसे कि उनके अलग अलग साइज, डिफरेंट पर्पजेज एंड इंटरेस्टेड को लेकर पास्ट से रिलेटेड अधिक स्टोरी अब प्रिंट होने लगी। रोमांस से लेकर रोमांटिक स्टोरी प्रिंट होने लगी। अब टॉपिक भी चेंज होने लगे थे, एंटरटेनमेंट की ओर जाने लगे थे, अलग अलग साइज और अलग अलग उनके पर्पजेज और अलग अलग इंटरेस्ट की बुकें। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पीरियोडिकल प्रेस डेवलप हो गई थी। पीरियोडिकल प्रेस का मतलब है कि किस तरीके से अब 18th सेंचुरी में समय के अकॉर्डिंग, यानी वीकली या फिर मंथली, अब ऐसे प्रेस भी डेवलप हो चुकी थी जो प्रिंट निकाल सकती थी। कंबाइनिंग, पहले वो इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते थे, जैसे कि करंट अफेयर है, एंटरटेनमेंट से लेके न्यूज़पेपर, जर्नल इंफॉर्मेशन ली, अबाउट ट्रेड की भी ली, एज वेल न्यूज़ डेवलपमेंट इन अदर प्लेस, और इस तरीके से अब प्रेस में ये सब न्यूज़ भी डेवलप होने लगी थी पीरियोडिकल प्रेस में। यानी पीरियोडिकल प्रेस यानी मंथली, वीकली, ईयरली, यानी जो समय के हिसाब से निकले, वो पीरियोडिकल प्रेस थी। Similarly, the idea of scientists to the publishers now become more accessible to common people. अब इसी तरीके से साइंटिस्ट और फिलोसफर्स जो थे वो भी अब उनकी भी पहुंच कॉमन पीपल तक होने लगी थी, उनके आइडिया भी कॉमन पीपल तक जाने लगे थे। एंशियंट और मैडलिम साइंटिफिक, जो पुराने टाइम के और जो मध्य कालीन में साइंटिस्ट थे, टेक्स्ट वर कंपाइल, वो टेक्स्ट को कंपाइल करते थे, यानी लिस्ट बना के उसको पब्लिश करने के लिए जब रेडी होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन को पहले कंपाइल किया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है और फिर उसको पब्लिश किया जाता है। उसमें मैप्स, साइंटिफिक डायग्राम प्रिंट किए जाने लगे, और जो एजाइक न्यूटन थे उन्होंने पब्लिश करी अपनी डिस्कवरीज, इस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस सर्कुलेट होने लगा, माइंडेड रीडर्स जो थे उनके माइंड पे जाने लगा। और राइटिंग ऑफ थिंकर्स सच एज द थॉमस पेन की बोलें तो वॉल्टेयर या जो जॉक रोशो, ये सब जो रूशो, जो ये सब थे, इनकी राइटिंग जो थिंकर राइटिंग थी, जो लिखते थे, वाइडली प्रिंट होने लगी, रीड किए जाने लगी। ये फेमस राइटर्स थे, और अबाउट देयर आइडियाज अबाउट ऑफ साइंस, रीजन, रैशनैलिटी, यानी विवेक, सोचना, जब हम किसी टॉपिक को लेके सोचते हैं। अब इनके आइडिया ऐसे थे साइंस को लेके, रीजन को लेकर, रैशनैलिटी को लेकर, और एक पॉपुलर लिटरेचर्स के ऊपर ये सारे रिलेटेड आइडियाज इनके होते थे, कि उनके अंदर रीजन होती थी, साइंस होते थे, विवेक हो वाद यानी कोई कंक्लूजन होता था, तो इनके लिटरेचर्स में ये सारी चीजें मिलती थी। तो आप यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइंटिस्ट और फिलोसफर भी अब कॉमन पीपल तक पहुंचने लगे थे। यहाँ पे बताया किस किस पीरियोडिकल प्रेस किस तरीके से प्रिंट होने लगी थी। यहाँ पे बिब्लियोथेक, चैप बुक और अलग अलग टॉपिक पे
बुक प्रिंट होने लगी थी। लंदन पब्लिशर जेम्स लैक्टिंगटन ने बताया, अपनी डायरी में लिखा है कि बुक जो सेल होने लगी थी हैज़ इंक्रीज प्रोडिंगलेसली, यानी बहुत ही अनोखेपन से इंक्रीज होने लगी लास्ट 20 ईयर में। पुअर जो थे फार्मर्स, पुअर कंट्री में जो थे वो भी अब स्पेंड करते थे अपना इवनिंग टाइम स्टोरी। पहले वो पढ़ते थे जैसे डायन की स्टोरी हो गई, भूतों की स्टोरी हो गई, डरावनी हो गई, लेकिन आजकल वो ऐसी स्टोरी भी सुनते थे अपने बेटे और बेटी से, जैसे कोई टेल, ऐसी कथाएं हो गई नई, और रोमांसिस यानी रोमांटिक स्टोरी को भी सुनते थे। जैसे कि जॉन अगर कहीं जा रहा है, अपना लोड कर रहा है, भूसे को लेने जा रहा है, तो उससे ये बोला जाता था कि तुम पैरे पेरेग्रीन पिकल्स एडवेंचर लेकर आओगे। अगर डॉली जा रही है तो एग लेने, तो उसको बोला जाता था कि आप लेकर आओगे हिस्ट्री की जोसेफ एंड्रयू। तो यानी मतलब बुक्स का इतना क्रेज था कि पुअर पीपल्स भी अब उनके इंटरेस्ट चेंज हो रहे थे और अलग अलग बुक भी उनको इंटरेस्ट आ रहा था। तो इसी तरीके से अब ट्रैम्बल यानी कांपना, देयर फॉर ट्राइंस यानी जो बहुत अत्याचारी थे, अब वो उनके अत्याचार का कांपने का समय आ गया था, क्योंकि अब लोग बुक पढ़ के नए नए आइडियाज उनके आने लगे थे और वो समझने लगे थे सही और गलत का फर्क। तो मिड 18th सेंचुरी में बोला है, कॉमन कन्विक्शंस दैट बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, यानी कन्विक्शंस मीन्स बोला है कि एक ऐसा एक्शंस माना जाता है, फाइंडिंग समबडी टू फॉर अलाउ गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन समबडी। अगर किसी ने कोई क्राइम करा है तो हम उसको फाइन कर सकते हैं। कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स के थ्रू अब हमें पता चलने लग गया था कि हमारा जो माइंड है वो नॉलेज की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो मीन ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस, इसका मतलब है कि अब प्रोग्रेस इंक्रीज हो रही थी, ज्ञान उदय हो रहा था, यानी हम ज़्यादा हमें नॉलेज मिलने लगी थी। मैनी बिलीव, बहुत लोग विश्वास करते थे कि बुक्स चेंज द वर्ल्ड को चेंज कर देंगी। एंड लिबरेट सोसाइटी यानी फ्री, फ्री बिल्कुल मुक्त समाज बन जाएगा। लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम किससे मुक्त हो जाएगा? ट्रायनी और डेस्पोटिज्म यानी तानाशाही सरकार और जुल्म अत्याचारी सरकार से बिल्कुल फ्री हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। किसकी वजह से? बुक्स की वजह से। तो ये विश्वास किया जाता था कि ये प्रोग्रेस को स्प्रेड करेगी और एनलाइटमेंट ज्ञान का उदय करेगी। और कन्विक्शंस यानी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो गिल्ट है या गलत है। तो हेरल्ड, एक ऐसा टाइम आ गया था, हेरल्ड यानी हम बोल सकते हैं कि टाइम में चेंज होना। एक ऐसा टाइम आ गया था कि अब हम रीजन और इंटेलेक्ट वुड रूल, यानी अब हम रीजंस को ढूंढ सकते थे और एक इंटेलेक्ट वर्ल्ड को तैयार कर सकते थे जो बहुत समझदार हो सकता है, जो हर चीज को सोच के करता है। तो हम ये कह सकते हैं। उसके बाद है लुइस सब्सटेन मैर्सी ने, एक नोबलिस्ट थे 18th सेंचुरी में, फ्रांस के। उन्होंने डिक्लेयर करा था कि प्रिंटिंग प्रेस मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस के लिए। पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स विद विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे, जिसकी वजह से हम तानाशाही को खत्म कर सकते हैं। और मर्शे नोबल के अंदर जो हीरो ट्रांसफर हो रहे थे एक्ट ऑफ रीडिंग में, यानी पढ़ने, वो उनका जो पढ़ते थे तो वो अब चेंज होने लगे थे। उनके जो भूख थी बुक को लेके, डेवर वो पहले से इंक्रीज होने लगी थी और बुक्स को लेकर, और लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक में खो जाते थे एंड बिकम एनलाइट इन द प्रोसेस, और उनको एक नया ही ज्ञान प्राप्त होता था जब वो मार्शे के नॉवल पढ़ते थे। तो जो हीरो थे वो ट्रांसफर होने लगे एक्ट में, यानी रीडिंग करके अब वो ट्रांसफर होने लगे थे हीरो में, और अब इस तरीके से वो बुक को ही अपना सब कुछ मानते थे और उसी में खो जाते थे। कन्वेंस ऑफ द पावर टू प्रिंट इन ब्रिंगिंग, और उन्होंने ये माना कि यह एक ज्ञान को उजागर करने के लिए और डिस्ट्रॉय द बेसिक ऑफ डेस्पोटिज्म को खत्म करने के लिए है, एक बहुत बड़ा हथियार है। एंड पावर ऑफ प्रिंट ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म। मर्शे प्रोक्लेम, उन्होंने घोषणा करी कि ट्रैम्बल देयर फॉर ट्राइंस ऑफ द वर्ल्ड, अब उन्हें जालिमों को, अत्याचारियों को डरने की जरूरत है। एंड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, यानी जो नियर बाय लिखते हैं या जैसे हैं, अब वो प्रिंटिंग करने लगे हैं राइटर, तो उनसे अब इनको कांपने की जरूरत है, डरने की जरूरत है।
तो इसमें यहाँ पे भी ये बोला हुआ है कि मार्शे का जो इम्पैक्ट है प्रिंटिंग वर्ल्ड में पावरफुल रहा उनकी बुकों का। कोई भी रीडिंग करता था, जब वो उन्होंने बोला जब कोई मुझे रीडिंग करते हुए देखेगा तो सीन रीडिंग वुड हैव कंपेयर मी टू, अगर करेगा तो जैसे कि प्यासा पानी पीता है, घूंट घूंट गट गट करके पानी पीता है, तो ऐसे ही मेरी प्यास एक रीडिंग को लेकर है कि रीडिंग मतलब क्रेजीनेस दिखाया रीडिंग के लिए। फिर इसमें बोला है कि किस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जैसे कि लाइटिंग लैंप लेके बैठते हैं और अपना एक उन्होंने बताया उत्साह कि उसे पता भी नहीं चलता कि अगर वो बुझने लगता है तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और इसमें ये दिखाया कि उनकी पढ़ने को भूख को कितनी ज़्यादा है, और विदाउट एनी नोटिस उन्हें पता भी नहीं चलता कि चाहे वो घड़ी टिक टिक कर रही हो या लैम्प बुझने वाला हो, बिल्कुल साइलेंस होके आराम से पढ़ते रहते हैं। और इससे उनको बहुत खुशी मिलती है, और इससे उनकी इंटेलिजेंस एडेप्ट। अब किस तरीके से हम इंटेलिजेंस एडेप्ट कर सकते हैं उनसे, तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जैसे कि इसमें बताया 1990 में फ्रांस से रॉबर्ट डेंटन द फॉरबिडन बेस्ट सेलर ऑफ द प्री रेवोल्यूशन के थे। इस तरीके से बुक की मतलब क्रेज पहले से इंक्रीज हो गया। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब प्रिंट कल्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल है? आपने फ्रांस की क्रांति तो पढ़ी है, तो प्रिंट ने क्या रोल अपनाया उसको इंक्रीज करने में? आप ये तो जानते ही होंगे कि भाई रेवोल्यूशन एक साथ ऐसे तो इंक्रीज नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो बुक का भी रोल था, क्योंकि बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू क्या होता है कि एक चीज़ हम बहुत इजीली बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपना मैसेज, तो उसको लोग पढ़कर अपने विचार को चेंज कर सकते थे। तो इसीलिए रेवोल्यूशंस में हेल्प आई। कैसे कि मैंने historians argue that print culture create a condition within the French Revolution occurred। बहुत ज़्यादा प्रिंट कल्चर ने इस कंडीशंस को क्रिएट करा रेवोल्यूशन लाने में। जैसे फर्स्ट में अगर हम देखें प्रिंट बहुत पॉपुलर हो गया था एनलाइटमेंट थिंकर्स आइडियाज के लिए। अब कलेक्टिवली रीडिंग प्रोवाइड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशंस। अब फर्स्ट में जब रीडिंग होने लगी तो सब क्रिटिकल कमेंट्री देने लगे, ट्रेडिशन जो पुरानी मान्यता है विश्वास है उसको, सुपरस्टिशंस एंड डेस्पोटिज्म यानी तानाशाही सरकार और अंधविश्वास, और हमारा जो ट्रेडिशंस है उसको सब अब क्रिटिकल कमेंट्री देने लगे एंड और उस पर लिखे जाते थे। एंड दे आर्ग्यू for the rule of reason rather than custom, and demanded the everything we judge through the application of reason rationality। यानी अब जो लोग थे वो आर्ग्यू करने लगे रीजन के पीछे कि जो उनकी संस्कृति है, कस्टम है, या उनकी डिमांड थी कि अब एवरीथिंग को वो जज करने लग गए, और एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी, और जो भी उनके रीजंस हैं और जो विवेक है वो अपना यूज करने लगे हर चीज के पीछे जो भी उनका है, कस्टम है। दे अटैक टू सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड डेस्पोटिक पावर पे उन्होंने सीधा अटैक करना शुरू करा। कि अटैक करने का मतलब कि बोल कर कि भाई जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। एंड अरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगी जो पहले कानून के लॉ के अकॉर्डिंग सही थी, तो वो ट्रेडिशंस बेस पे थी, धीरे धीरे वो खत्म एरोडिंग होने लगी। एंड द राइटिंग ऑफ वॉल्टायर रूसो की तो पहले से ही बहुत ज़्यादा वाइडली डिमांड थी, पढ़ते थे लोग। दोज हु रीड एंड बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज, और जो भी अब लोग थे वो पढ़कर नई तरीके से देखने लगे इस जहान को। एंड क्वेश्चनिंग क्रिटिकल एंड रैशनल, और क्वेश्चनिंग करने लगे क्रिटिकल्स एंड रैशनल, यानी विवेक करने लगे, सोचने लगे क्रिटिकल, उनको जो भी सोचते थे उसके खिलाफ बोलने लगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में हेल्प करी, क्योंकि जो पहले से मान्यता चली आ रही थी अब वो उसको चेंज करने में हेल्प करी। यानी एनलाइटमेंट थिंकर्स होने लगे थे, पुरानी मान्यताओं को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, चाहे वो तानाशाही सरकार हो, चाहे हमारा कोई कस्टम हो, और अंधविश्वास कोई क्यों ना हो, अब उनको समझ आने लगा था। सेकंड, प्रिंट कल्चर ने एक और अब लोग डिबेट करने लगे, डायलॉग्स और जो वैल्यू थी, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस री एवेल्युएट होने लगे, उनकी जो मान्यताएं थी और जो
नॉर्म्स था, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं और जो उनकी मान्यताएं हैं वो सारी चीज़ें अब री एवेल्युएट होने लगी पब्लिक में, और अवेयर होने लगे लोग, रीजंस फाइंड आउट करने लगे, क्वेश्चंस करने लगे उनके जो पहले से ही आइडिया और बिलीफ से, जो पहले से विश्वास था या जो पहले से ही था विद इन द पब्लिक कल्चर, न्यू आइडिया ऑफ द सोशल रेगुलेशंस कमिंग टू बिंग। और इस तरीके से प्रिंट पब्लिक कल्चर जो था वो एक न्यू आइडिया में चेंज होने लगा और अब वो रेगुलेशन में आने लगा। थर्ड अगर हम देखें तो अब लिटरेचर की बाढ़ आने लगी और उसके अंदर मोक यानी हंसी मजाक उड़ाया जाने लगा किसका, रॉयल्टी का, और उनकी मॉरलिटी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, उनकी कमियों को बताया जाने लगा, क्वेश्चंस रेज होने लगे किस तरीके से जो उनके सोशल ऑर्डर थे, कार्टून, कैरिकेचर यानी व्यंग्य, व्यंग्य किसी के ऊपर लिखना, ये किसी के ऊपर कि भाई आप ऐसे हो, कुछ कैरिकेचर करना, कार्टून बनाने, टिपिकल सजेस्ट करना, मोनार्की जो थे ऑब्जर्व करने लगे अब लोग मोनार्की को कि किस तरीके से वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपना लाइफ को कैसे अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं, जबकि कॉमन पीपल है वो बहुत सारा सफ़र करता है, हार्डशिप, बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ पे लोगों को समझ आने लगा जब उन्होंने कार्टून देखे, कैरिकेचर देखे और बुक्स देखी कि उनकी लाइफ कैसी है और हमारी लाइफ कैसी है, तो उन्हें समझ आने लगा। लिटरेचर सर्कुलेट होने लगा अंडरग्राउंड द लैड टू द ग्रो ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट अगेंस्ट द मोनार्की, यानी अब लोगों के जो सेंस थे वो चेंज होने लगे और सेंटिमेंट जो थे वो क्या होने लगे, हॉस्टाइल होने लगे, नेगेटिव सेंटेंस बनने लगे मोनार्की के लिए, क्योंकि अब लिटरेचर सर्कुलेट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो उससे अब मोनार्की राजतंत्र के बारे में सबको आसानी से पता चल रहा था कि किस तरीके से राजा अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाउ डू वी लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट। अब इस आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो इसके कोई डाउट नहीं कि प्रिंट ने स्प्रेड करा आइडिया, और रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ, ये आप हमेशा ध्यान रखो कि एक काइंड के लोग लिटरेचर नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। अगर कुछ लोग वॉल्टायर और रूशो को पढ़ रहे थे तो एक्सपोज मोना तो दे ये एक्सपोज कर रहे थे मोनार्किकल और चर्च प्रोपोगेंडा को, दे वर इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग, लेकिन हमेशा कोई भी प्रभाव डायरेक्टली कुछ लोगों पे नहीं पड़ता, वो देखते हैं या रीड करते हैं तो तभी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस प्रभाव नहीं पड़ता, वो एक्सेप्ट करते हैं आइडिया को या रिजेक्ट करें वो उनके ऊपर होता है, और उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेड करते हैं, व्याख्या करते हैं अपने तरीके से, वो उनकी मर्जी है। तो प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, प्रिंट का मतलब ये भी नहीं कह सकते कि डायरेक्टली वो उनके माइंड को शेप देता है कि आप यही काम करो, ऐसा नहीं है, बट इट ओपन द पॉसिबिलिटी, बस हाँ थिंक डिफरेंटली करने के लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है प्रिंट के, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से जो ऑपरेस कर रहे हैं पीजेंट आर्टिजन वर्कर्स को, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं उनको कौन रिप्रेस कर रहा है, ऑपरेस कर रहा है, जो नॉबिलिटी हैं, हाई सोसाइटी पीपल्स हैं, वो किस तरीके से इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये पिक्चर्स के थ्रू उनको समझाया जाने लगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, फिर ये है नॉबिलिटी कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कार्टून है ये। अब यहाँ पे बोला है द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी में चेंजेस क्या आए, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे फर्स्ट पढ़ा कि किस तरीके से लोगों फ्रांस की क्रांति में चेंज आया, रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन क्यों आया, तो सीधी सी बात है, तीन चीजें अपने माइंड में ध्यान रखना। फर्स्ट कि जो ट्रेडिशन था वो अब पुराना जो चला आ रहा था, लोग अब उस पर क्वेश्चन रेज करने लगे थे और जज करने लगे थे रीडिंग करके कि भाई हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड रेवोल्यूशन में ये हेल्प मिली कि किस तरीके से लोग समझ गए थे कि जो कल्चर है हमारा वो किस तरीके से अब उसको चेंज होने का टाइम आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। थर्ड में कार्टून कैरिकेचर से उनके माइंड में एक अलग ही इम्पैक्ट आया, और जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने मोनार्की को समझने में और कॉमन मैन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में उन्हें हेल्प मिली। तो इसी तरीके से लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हेल्प मिली, क्योंकि प्रिंट कल्चर से लोगों को समझ आ गया था कि पुराने कल्चर में कुछ चाहे वो सुपरस्टिशंस क्यों ना हो, हमारे धार्मिक अंधविश्वास क्या है समझने लगे थे, निरंकुश शासन जो था वो सब कुछ अब उनको समझ आने लगा था। यहाँ पे अभी जब हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जालिमों को अब डरने के अत्याचारों
जो थे उनको डरने का टाइम आ गया था प्रिंट की वजह से। किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट स्प्रेड होता था, कौन उसको लेके जाता था, बिब्लियोथिक ग्लू किसे कहते हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, वो भी अब पहुंच कॉमन पीपल तक बना चुके थे, वो भी अब इंक्रीज कर रहे थे। और किस तरीके से चर्च ने स्कूल्स खोले अपने इसको लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे साफ बोला है कि रीडिंग मेनिया इंक्रीज कैसे हुआ, जुनून पैदा कैसे हुआ, लिटरेसी रेट की वजह से। क्योंकि यहाँ पे लोग साफ साफ बताया है कि अब पढ़ने लिखने की योग्यता बढ़ गई थी, बुक सबके पास पहुंचने लगी थी, साइंटिस्ट और फिलोसफर थे उनके भी अब पहुंच हम कॉमन लोगों तक पहुंच गई थी। और जो डेस्पोटिस्ट थे अब उनको डरने का समय आ गया था। रेवोल्यूशन राजा के खिलाफ कुछ चीजें ऐसे थी जो उनको पता चलने लगी थी, तो इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में हेल्प मिल रही थी लोगों को। उसके बाद समझ आने लगा था कि अब हमें क्रांति करनी स्टार्ट करनी चाहिए। 19th सेंचुरी में चेंज कौन कौन से थे, लिटरेसी जो थी बहुत बड़ी मात्रा में, अब जो साहित्यों की बाढ़ सी आ गई और उसकी वजह से अब बच्चे, वुमेन, वर्कर्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया 19th सेंचुरी में। चिल्ड्रंस अब एक मेन कैटेगरी बन गए, रीडर्स बन गए, उनके लिए टेक्स्ट बुक चाहिए ही चाहिए थी, पब्लिश होने लगी। चिल्ड्रन प्रेस को डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन, बच्चों के लिए जो प्रेस बनी थी फ्रांस में 1857 में सेटअप करी गई कि ये सिर्फ चिल्ड्रंस प्रेस है, यहाँ बच्चों के ही चीजें प्रिंट होंगी। पब्लिश न्यू वर्क, ओल्ड फेरी आने लगी। जो पुरानी फेरी थी, न्यू वर्क क्या था कि उसे नए तरीके से प्रेस करके दिया जाता था, ओल्ड फेरीज टेल्स को, फोक टेल्स को। ग्रिम ब्रदर्स ने भी जर्मनी में जो बहुत सारे साल उन्होंने खर्च करे ट्रेडिशंस फोक टेल्स को गैदर करा पीजेंट्स के पास जाकर, और इन्होंने उसको नए तरीके से एडिट कर कर उसको पब्लिश किया 1812 में। तो ग्रीम ब्रदर्स का ध्यान रखना, जर्मनी के थे, फोकटेल पीजन से इन्होंने कलेक्ट कर कर एक न्यू एडिशन पब्लिश करा 1812 में। चिल्ड्रन प्रेस का ध्यान रखना, फ्रांस 1857 में बनी बच्चों के लिए, और प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी। एनीथिंग यहाँ पे कंसीडर है अनसुटेबल फॉर द चिल्ड्रन के लिए, अगर कोई एलाइट यानी धनी वर्गों को ऐसा लगता था कि वल्गर है, कि वो नहीं प्रिंट होना चाहिए, तो उसको हटा दिया जाता था। एंड पब्लिश वर्जन जो थे वो इंक्लूड उसको नहीं करते थे उसके अंदर। एंड रूलर फॉक टेल्स जो थी न्यू फॉर्म में एक्वायर्ड होने लगी। प्रिंट रिकॉर्ड ऑल टेल्स जो थे अब न्यू फॉर्म में चेंज आने लगे थे, यानी पुरानी चीजों को अब नए रिकॉर्ड में, टेल्स में चेंज करके फिर उनको प्रिंट किया जाने लगा। यहाँ पे अब वुमेन भी जो थी वो रीडर बन चुकी थी, मतलब वो भी एक राइटर्स के लिए मेन जरिया थी, क्योंकि उन्हें पता था वुमेन्स भी अब हमारी बुक पढ़ती हैं। पेनी मैगजीन्स थी जो मेन स्पेशल वुमेन्स के लिए प्रिंट होती थी, उसके अंदर टीचिंग्स दी जाती थी, मैनुअल किस तरीके की चीजें, प्रॉपर उनको बिहेवियर कैसा रखना है, घर का को कैसे संभाल के रखना है, तो ये सारी चीजें वुमेन्स के लिए राइटर्स तैयार करते थे। अब वो बहुत सारी ऐसी वुमेन भी थी 19th सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट बनी, जैसे कि जैन ऑस्टेन और ब्रॉन्ट सिस्टर्स और जॉर्ज एलियट थी, जो कि मेन फेमस हुई। ऑस्टिन, जैन ऑस्टिन और ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, तो ये तीन थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेलिस्ट बनी। एंड इनकी जो राइटिंग थी इम्पॉर्टेंट वुमेन्स के लिए रही, क्योंकि उसके अंदर एक विल थी, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी थी, डिटर्मिनेशन था, पावर टू थिंक, यानी ये सारी चीज़ें थी उनको जो सोचने पे उन्होंने उनको मजबूर किया। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब लाइब्रेरी भी आने लगी थी, और 17th सेंचुरी में अब तक लाइब्रेरी बनने लगी थी और लोग वहाँ से बुक लेके इजिली पढ़ सकते थे। एजुकेटेड जैसे कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो थे और आर्टिजन कारीगर जो थे और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी अब लाइब्रेरी में जाके बुक लेकर पढ़ सकते थे। सम टाइम क्या होता था, सेल्फ एजुकेटेड वर्क जो होते थे जब वो भी खुद भी लिखने लग गए, और जब उनके पास काम के बाद टाइम बच जाता था तो वो वर्कर्स क्या करते थे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिखने लगे अपनी ऑटोबायोग्राफी। तो इस तरीके से अब वो, जैसे कि यहाँ पे थॉमसवुड ने बताया, यॉर्कशायर के मैकेनिकल थे, उन्होंने नरेट करा है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर रीड किया जाता था, कि भाई आग जला के, जब उनके पास वो गरीबों की हालत बताई है कि कुछ भी नहीं होता था लेकिन फिर भी आग जला के वो पढ़ते थे, कैंडल तो उनके पास नहीं होती थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और तो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने पुअर पीपल की नरेट करी है कि किस तरह स्ट्रगल करा है, ग्रिम यानी बहुत ज़्यादा सीरियस उन्होंने हर्डल्स देखे, ऑब्स्टेकल्स देखे अपनी लाइफ में। और उस तरीके से मैक्सिम गौरी ने
गॉर्की ने भी चाइल्डहुड लिखी और माई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ग्लिम्पस ऑफ सच स्ट्रगल, और इस तरीके से इस माई यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी साइट्स हैं स्ट्रगल्स की, पुअर पीपल्स की लाइफ के बारे में भी इंडिकेट करा है। तो यहाँ पे साफ बताया है वुमेन्स इंक्रीज होने लगी थी, वो नॉवेलिस्ट भी बन चुकी थी। यहाँ पे चिल्ड्रंस का बताया है कि उनके लिए अब प्रिंटर प्रेस बन चुकी थी। यहाँ पे बताया लाइब्रेरीज स्पेंड हो चुकी थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे अब नए इन्वेंशंस के बारे में बताया कि किस तरीके से इन्वेंशन हो रहे थे। न्यू इन्वेंशन यानी प्रेस केम मेड आउट ऑफ मेटल की बनने के आने लगी थी 19th सेंचुरी में। अब एक इनोवेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने लगी थी और रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में परफेक्ट पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई और इसके अंदर 8000 शीट्स एक घंटे में प्रिंट की जा सकती थी। पर्टिकुलर उसका प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, दिस प्रेस यूज होती थी प्रिंटिंग न्यूज़पेपर के लिए। और लेट 9th सेंचुरी में फिर ऑफसेट प्रेस भी डेवलप होने लगी। प्रिंट ऑफ 6 अप टू 6 कलर, एक टाइम पे 6 से ज़्यादा कलर्स की प्रिंटिंग निकाले जा सकते थे। और फिर 20th सेंचुरी के आते आते इलेक्ट्रिकल प्रेसेस एक्सीलरेटेड होने लगी और प्रिंटिंग ऑपरेशंस में इंक्रीज हुआ और इस तरीके से डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ। मेथड ऑफ फिलिंग पेपर्स इंप्रूव होने लगे, पेपर का रखने का तरीका, उसमें डालने का तरीका इंप्रूव होने लगा, पेपर की क्वालिटी इंक्रीज होने लगी एंड प्लेट्स बिकम बेटर हो चुकी थी। ऑटोमेटिक पेपर रील्स और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर के ऊपर होने लगा था। ये सारी चीज़ें बेटर होने लगी थी। इन्वेंशंस इसमें बोले अब क्या क्या प्रिंटिंग में 1920 सेंचुरी में हुए थे जिससे कि उनको फायदा हुआ। ट्रांसफर द अपीयरेंस ऑफ प्रिंट टैक्स, अब जितना भी इम्प्रूवमेंट थे वो प्रिंटिंग टैक्स पे अपीयरेंस यानी अब होने लगे थे। प्रिंटिंग टैक्स अब अच्छी क्वालिटी की आने लगी थी। प्रिंटिंग पब्लिशर्स कॉन्टिन्यूसली डेवलप न्यू स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे थे कि किस तरीके से सेल करें अपने प्रोडक्ट को। 19th सेंचुरी में पीरियोडिकल सीरियलाइज नोबल्स आने लगे, यानी एक के बाद जैसे अब फर्स्ट निकाला एडिशन, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला, ऐसे पीरियोडिकल्स आने लगे। इसकी वजह से सीधे सीधे एक राइटिंग नॉवेल्स को इंक्रीज मिला। जैसे कि 1920 में इंग्लैंड में पॉपुलर वर्कर्स थे जिन्होंने चीप सीरीज निकाली जिनको सिलिंग सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने डस्ट कवर भी बनाने शुरू करे। डस्ट कवर यानी किसी बुक की जैकेट टाइप होती है जो उसके ऊपर कवर की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब उसको कवर करने के लिए भी बुक आने लगी थी, प्रिंट होने लगी थी और उसके ऊपर कवर करने के लिए बुक भी बनने लगी थी। और लेकिन ग्रेट डिप्रेशन जब महामंदी आई 1930 में, तो अब पब्लिशर्स को ये डर हो गया कि कहीं अब हमारी कोई बुक लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। बुक्स सस्टेन बाइंग दैम ब्रॉड टू चीप पेपर वर्क एडिशंस, लेकिन फिर भी अब ताकि खरीद सकें लोग, उसके लिए चीप पेपर वर्क एडिशंस पे काम किया जाने लगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बुक की डिमांड कम हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट दी हुई है बुक्स की इंक्रीज करने के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट है रेलवे ट्रैक पे लगा रखी हैं और इससे पता चलता है कि अपनी अपनी बुक को बढ़ावा देने के लिए ऐड दे रखी हैं। और अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने जो भी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझने हैं कि क्या क्या सर्च होने लगी थी, खोज होने लगी थी, इनोवेशंस होने लगे थे नए नए, चिल्ड्रन वुमेन्स वर्कर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी क्वेश्चन है। रेवोल्यूशंस में क्या रोल रहा प्रिंट का, ये भी क्वेश्चन है। भी किस तरीके से लोगों के न्यू आइडिये अब माइंड में सेटअप होने लगे थे और तानाशाही सरकार को डरने की क्यों ज़रूरत थी। और यहाँ पे साफ पता चला है किस तरीके से अब न्यू न्यू टॉपिक पे बुक प्रिंट होने लगी थी, प्रेस डेवलप हो रही थी, साइंटिस्ट फिलोसफर अब कॉमन पीपल तक पहुँचने लगी थी उनकी सारे इन्वेंशंस। और यहाँ पे किस तरीके की बुक अब कैसे सेल होती थी और लिटरेसी रेट किस तरीके से इंक्रीज हुआ। तो ये सारे 5 टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको फिनिश करने हैं और समझने हैं। थैंक यू।